हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 34। लास्ट लेक्चर नंबर 35 में हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया था और उसके आधार पर कुछ ग्राफ और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या की थी। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटान क्या होता है, और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग कई बार पूछा गया है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो इस टॉपिक को आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है, समझ में आता है आपको, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे फोटान क्या है। ठीक है, फोटान जो होता है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति में आता है। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लाइट के दो नेचर होते हैं। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दो प्रकृति होती है, द्वैती प्रकृति होती है, जिसमें प्रकाश एक तो तरंग के रूप में चलता है और एक कण के रूप में चलता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटान, जिसको आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, प्रकाश की कणीय प्रकृति। प्रकाश की कणीय प्रकृति। एग्जाम में ये कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश की कणीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, या दे सकता है कि फोटान क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो प्रकाश की कणीय प्रकृति के अंतर्गत ही फोटान आता है। फोटान, ठीक है ना, तो इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और प्रकाश जब कण के रूप में चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी आज की हमारी हेडिंग। ठीक है, अब इसको किसने बताया था, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, आइंस्टीन को जाता है। ठीक है ना, तो आइंस्टीन ने क्या बताया, सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है सन 1905 ईस्वी में। ठीक है, सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। ठीक है ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया, जिसके लिए सन 1921 ईस्वी में, ठीक है, इसमें 1905 में इन्होंने क्या की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की व्याख्या किया। ठीक, और सन 1921 ईस्वी में, अच्छा इसको यहां पर लिख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की किसके आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। ठीक, आधार पर। तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सन 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। ठीक है, और जिसके लिए सन 1921 ईस्वी में इनको जो है नोबेल पुरस्कार, मतलब भौतिकी का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसको बुक में लिखा है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको।
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला इनको, नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है इनकी। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया, जिसके लिए सन 1921 ईस्वी में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे उस पुरस्कार से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है। तो इस व्याख्या में इन्होंने क्या बताया था, इनके अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, इनके अनुसार मतलब आइंस्टीन के अनुसार क्या है, प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है। जब प्रकाश, इन्होंने बताया था कि जब प्रकाश, हम लिखते हैं इसको पूरा, कि जब प्रकाश किसी पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, द्रव्य। जब प्रकाश किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे वह ऊर्जा का कोई पैकेट हो। ठीक, वो इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे वह ऊर्जा का क्या हो, कोई पैकेट हो। छोटे छोटे पैकेट होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे वह ऊर्जा का कोई छोटा पैकेट हो। इस आइंस्टीन ने इन पैकेटों को फोटान या क्वांटा कहा। ठीक है ना। आइंस्टीन ने इन छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहा, फोटॉन कहा, या इसे हम कहते हैं क्वांटा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की थी, इसलिए उस ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को इन्होंने क्या कहा, क्वांटा कहा। ठीक है, ये इतना आइंस्टीन ने बताया था। फिर उन्होंने बताया फोटॉन के बारे में। अब फोटॉन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं हम। फोटॉन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। प्यारे बच्चों, जैसे हम लिख रहे हैं इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है, और आप लोग अपनी नोट कॉपी में भी इसी प्रकार नोट कीजिए। तो फोटॉन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य मतलब महत्वपूर्ण बातें, इसके बारे में जानेंगे। तो पहली बात, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है आइंस्टीन के अनुसार, ये जो भी बताएंगे फोटॉन के बारे में इन्होंने ही बताया था। तो फोटॉन की ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो ई बराबर क्या होती है, एच न्यू। ठीक, फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो ई बराबर क्या होती है, एच न्यू। जहां एच क्या है, जहां एच प्लांक कांस्टेंट है या प्लांक नियतांक है। ठीक, प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक, आइंस्टीन ने बताया कि एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। ठीक है, और जहां एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और जो है न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है ना, ये बताया था किसने, आइंस्टीन ने। इसके बाद जो है दूसरी बात,
दूसरी बात इन्होंने क्या बताई फोटान के बारे में, यहीं पर लिखते हैं इसी के आगे। अगर अब जो है फोटान जो है आएगा कणों के रूप में, तो उसकी अगर हम मान लेते हैं आवृत्ति है तो उसमें तरंगदैर्घ्य भी होगी। तो यदि फोटान की तरंगदैर्घ्य फोटान नहीं, आप प्रकाश लिख लीजिए। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो हम जानते हैं कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। तो वहां से आवृत्ति बराबर हम निकालेंगे, तो आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग बटे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक, न्यू बराबर c बाई लैम्डा। तो अगर हम e इसी में न्यू का मान रख दें, ठीक है, तो हमें e बराबर मिलेगा। अतः e बराबर h न्यू होता है, तो h इंटू न्यू की जगह हम क्या रख दें, c बाई लैम्डा। तो हमें एनर्जी जो मिलेगी E बराबर क्या मिलेगा, hc बाई लैम्डा, ठीक, जहां c क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक, c प्रकाश की चाल है, h प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो प्रकाश की क्या है, तरंगदैर्घ्य है, ठीक है ना। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, यदि अब हम मान लेते हैं यदि जो है फोटान का संवेग जो है p है, यदि फोटान का संवेग p है, फोटान का संवेग, क्योंकि फोटान का संवेग जो है p है, ठीक, संवेग क्या है, p है, क्योंकि कण जो है वो गति कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, संवेग भी होगा, मोमेंटम भी होगा, ठीक है ना। तो यदि फोटान का संवेग p है, तो p बराबर होता है e बाई c, ठीक। अब E बराबर होता है h न्यू, E बराबर क्या होता है, h न्यू, या हम E बराबर ये वाला मान रख देते हैं hc बाई लैम्डा। तो hc बाई लैम्डा हम यहाँ रखते हैं नीचे, और चूंकि यहाँ E की वैल्यू हमने रखा है तो नीचे C भी है, तो नीचे C भी आएगा, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फोटान का संवेग हमें h बाई लैम्डा मिलेगा, ठीक है ना। फोटान का संवेग क्या मिलेगा, h बाई लैम्डा मिलेगा, ठीक। ये हो गया फोटान का संवेग। अब चूंकि फोटान एक कण है, ठीक है, ब्रह्मांड का एक कण है, तो ब्रह्मांड का अगर कण है तो आइंस्टीन ने ही बताया था कि ब्रह्मांड में जितने कण होते हैं उनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होता है, ठीक है। तो द्रव्य कण जो होते हैं, जितने भी द्रव्य कण होते हैं उनमें द्रव्यमान कुछ न कुछ जरूर होता है, लेकिन फोटान का विराम द्रव्यमान जो देखा गया, रेस्ट मास जो देखा गया, उसका रेस्ट मास क्या था, शून्य था। यहाँ पर लिखेंगे तीसरी बात, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, अर्थात यम नॉट बराबर 0, ठीक। फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये जो है कण है। तो आइंस्टीन ने ही बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य कण होते हैं उनमें द्रव्यमान होता है, लेकिन ये जो है द्रव्य कण नहीं है, इसलिए इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, जबकि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये द्रव्य कण नहीं है, इसलिए इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इतना बातें हो गई फोटान के बारे में। अभी एक चीज और है, फोटान का गतिक द्रव्यमान, ठीक है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं फोटान का गतिक द्रव्यमान। चलिए देखते हैं फोटान का गतिक द्रव्यमान। यहां पर लिखेंगे फोटान का गतिक द्रव्यमान, फोटान का गतिक द्रव्यमान, क्योंकि गति करता है तो गति करते हुए उसका द्रव्यमान कितना होता है, यानी गतिक द्रव्यमान। तो आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के अनुसार E बराबर होता है
m इंटू सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर m बराबर हम निकालते हैं, तो E बाई क्या होगा, सी स्क्वायर। E का मान अगर हम रख दें तो m बराबर E बराबर होता है एच न्यू बटे सी स्क्वायर। अब हम यहाँ से न्यू का भी नाम मान रखते हैं, तो m बराबर हो जाएगा h, न्यू का मान रखेंगे c बाई लैम्डा। ठीक, और यहाँ पर सी स्क्वायर, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ m बराबर हो जाएगा h बाई सी लैम्डा। ठीक, वैसे चाहे आप इसको इतना भी लिख देंगे तो ये भी क्या होता है, फोटान का गतिक द्रव्यमान होता है। चाहे इतना लिख दीजिए या न्यू की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो वो इतना हो जाएगा। ठीक है ना, न्यू क्या है, आवृत्ति है। अगर आवृत्ति का मान अगर आप रख देते हैं तो फोटान का गतिक द्रव्यमान जो होगा m बराबर h बाई सी लैम्डा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गई फोटान के बारे में कुछ बातें। एक लास्ट बात, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट, फोटान की ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, फोटान की ऊर्जा वैसे ऊर्जा है, जूल में मापी जाती है, लेकिन जूल में जो वैल्यू आएगी उसको हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से अगर हम भाग लगा देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फोटान की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है, ईवी में मापते हैं। ठीक, मापते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग आप न्यूमेरिकल में देखेंगे। आज ये लास्ट लेक्चर है इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के लेसन का, बहुत छोटा लेसन है, तीसरा लेक्चर है हमारा इस लेसन का अगर देखा जाए तो इस लास्ट लेक्चर के बाद हम आप लोगों को इस लेसन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उन न्यूमेरिकल को मैं कराऊंगा। तो वहां पर इसका यूज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई फोटान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको हमें किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है ना, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हम लोग देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक लगभग हर साल पूछा गया है बोर्ड पेपर में। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो 5 नियम कल हमने पढ़े थे, उसकी व्याख्या हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर आप लोग टैग लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वो जो उसकी ऊर्जा होती है फोटान, वो अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। ठीक है, फोटान जब किसी धातु की सतह पर, आपको इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखिएगा। आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर फोटान को आपतित कराया जाता है तो फोटान अपनी कुल ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। ठीक है, धातु की सतह जो होती है, धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ऊर्जा दे देता है। ठीक है, और अपनी कुल ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉनों को। और ये ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, धातु के पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है तो जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को देता है फोटान, वो ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक, हमने आपको फिगर भी बना के समझाया था। ठीक है, आप लोग इसको लिखिएगा, जो मैंने बोला है इसको लिख लीजिएगा कि आइंस्टीन ने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो उसके यहाँ पर प्रकाश को जब आपतित कराते हैं तो वो फोटानों के रूप में आता है। ठीक, छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, छोटे छोटे कणों के रूप में, ऐसे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और जब इस सतह पर आपतित हो जाता है तो ये इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ये सारी ऊर्जा h न्यू के बराबर जो इसकी ऊर्जा होती है, ये सभी इलेक्ट्रॉनों को दे देती है। तो ये ऊर्जा 2 भागों में खर्च होती है, एक तो उसके कार्यफलन में खर्च हो जाती है, ठीक, फाई में, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं यहाँ से,
जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनको गतिज ऊर्जा प्रदान कर देता है। ठीक है, उनको क्या प्रदान करता है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, कौन? यही आवृत्ति। कल आपने देखा था कि आवृत्ति जितना अधिक होगी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि धातु का कार्यफलन तो निम्नतम होता है, तो कम से कम एनर्जी यहाँ पर खर्चा होती है। बाकी जो ऊर्जा बचती है, शेष बची ऊर्जा, वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। ठीक है ना, तो दो भागों में खर्च होती है। इसको किसने बताया था? आइंस्टीन ने। पहला भाग हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्यफलन के रूप में, या हम कहें धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जो कार्य किया जाता है उसी को कार्यफलन कहा जाता है। धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में पहली ऊर्जा खर्च होती है, निकालने में, और दूसरा भाग जो है वो क्या? इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में ये दो भाग में ऊर्जा उसकी बट जाती है। ये किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि जो hν का प्रकाश आ रहा है, hν का जो प्रकाश आ रहा है वो एक भाग कहाँ जा रहा है? फाई में जा रहा है, और एक भाग कहाँ जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि hν बराबर फाई प्लस ke। ठीक है, अब चूंकि ये फाई जो है ये क्या होता है? फाई जो है ये कार्यफलन है, लेकिन कार्यफलन क्या होता है? न्यूनतम होता है। ये फाई का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि फाई का न्यूनतम मान फाई नॉट है। ठीक, क्योंकि न्यूनतम मान होता है कार्यफलन। ठीक है, तो फाई का न्यूनतम मान फाई नॉट है, और जब ये फाई नॉट हो जाएगा यानी ये न्यूनतम हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा जब इस यहाँ पर कम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है और इस धातु का कार्यफलन 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 80 प्रकाश की एनर्जी आ रही है और 30 खर्चा हो गई इलेक्ट्रॉनों को निकालने में, तो बची कितना? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मिलेगी? गतिज ऊर्जा में जाएगी। ठीक है ना, तो वही आवृत्ति, जैसे इसकी ऊर्जा हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए 90 हमने कर दिया, तो 90 कर दिया तो 30 तो यहाँ खर्चा होगा, क्योंकि हर धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो हमने धातु ले लिया उसका कार्यफलन हम मान लेते हैं 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे 90 कर देंगे तो 30 यहाँ खर्चा हो जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते हैं वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये न्यूनतम ही खर्च होता है, फाई जो होता है ये न्यूनतम ही खर्च होता है, तो फाई का न्यूनतम मान क्या है? फाई नॉट है। अब अगर ये न्यूनतम होगा तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो लिखेंगे इस स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। किस स्थिति में? जब फाई नॉट न्यूनतम होता है तो इस स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यहां पर लिखेंगे अतः hν बराबर, जब ये फाई नॉट होगा तब गतिज ऊर्जा क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये पूरा क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। यहां से इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे hν माइनस फाई नॉट। यही क्या है? आइंस्टीन का समीकरण है। ठीक, यही आइंस्टीन का समीकरण है। यहां पर लिख दीजिए, यही आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण है। ठीक, यही आइंस्टीन का क्या है? समीकरण है। तो गतिज ऊर्जा जब मैक्सिमम होगी तो उस समय फाई नॉट क्या होगा? मिनिमम होगा, या हम कहें फाई नॉट जब मिनिमम होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम अधिकतम बराबर hν माइनस फाई नॉट, या इसको आप यहाँ पर E भी लिख सकते हैं। E क्या है? hν है। कभी किसी बुक में हमें यहाँ पर E भी लिखा हुआ मिला है, तो E बराबर क्या होता है? hν ही तो होता है। यहाँ पर E जो है वो किसके बराबर है? hν के बराबर है। ठीक है ना, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं।
अभी इसी में थोड़ा सा और है बच्चों, जैसे देखिए अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कार्यफलन हो रहा है तो कार्यफलन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी कार्यफलन होगा, या हम कहें कार्यफलन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हम कहें अगर इसकी आवृत्ति, इस प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट है, यहाँ पर मान लेते हैं इसी के आगे। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, अभी हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि देहली आवृत्ति, यदि इस ऊर्जा के, यदि इस ऊर्जा के संगत, इस ऊर्जा के संगत मतलब इस ऊर्जा के संगत जो आवृत्ति है, संगत देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, आवृत्ति न्यू नॉट है तो, न्यू नॉट है तो, न्यू नॉट है तो ये गतिज ऊर्जा जो है किसके बराबर हो जाएगा, न्यू नॉट, एच न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो है के ई मैक्स जो है, के ई मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो है किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये कहां से आता है, ये आता है फाई नॉट से, ठीक है। ये कहां से आता है, फाई नॉट, यानी ये फाई नॉट के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि फाई नॉट, क्योंकि जब धातु का कार्यफलन फाई नॉट पहुंचेगा तभी गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब ये मिनिमम होता है तभी ये मैक्सिमम होता है। यहाँ पर ये मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू फाई नॉट होती है, तब ये क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। यानी ये किसके बराबर होगा, फाई नॉट के बराबर होगा। तो फाई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अतः हम लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं कि के ई मैक्स, के ई मैक्स जो होता है ये बराबर होता है किसके, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा अगर मैक्सिमम है तो वेग भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। और ये बराबर है किसके, एच न्यू नॉट, यानी एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है, ठीक है। तो यहां से हम इसको एच न्यू नॉट के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। एच न्यू नॉट के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि न्यू नॉट, जैसे न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, लेकिन यहाँ पर न्यू नॉट है तो न्यू नॉट बराबर हो जाएगा सी बाई लैम्डा नॉट। तो हम यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि फाई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक। फाई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है ना। ये हो जाएगा कार्यफलन का फॉर्मूला, ठीक है। ये इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये वाला जो इक्वेशन था इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगर हम समीकरण 1 से लें, अब समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से अगर हम ले लें तो क्या देखते हैं कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, के ई मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है, एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो फाई नॉट की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं, फाई नॉट की वैल्यू क्या है, एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट, ठीक है। तो यहां से के ई मैक्सिमम बराबर एच को हम कॉमन कर लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट मिलेगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज हम और देख सकते हैं, ठीक है। यहीं से अभी हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करेंगे। अब देहली आवृत्ति क्या है, न्यू नॉट है, ये क्या है, आवृत्ति है। तो अगर ये ज्यादा हो गया, न्यू नॉट का मान अगर ज्यादा हो गया तो गतिज ऊर्जा कैसे आ जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि अगर ये जैसे मान लीजिए ये 10 हो गया और ये 5 है, तो 10 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, और इसका मान तो फिक्स होता है, एच का मान होता है, एच का मान होता है 6.63 गुणे 10 की घात माइनस 34, ठीक है। 6.63 गुणे 10 की घात माइनस 34 होता है, इतना जूल सेकेंड। एक सेकंड बच्चों देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड, ठीक है। कहीं हमने लिखा, हाँ जूल सेकेंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल सेकेंड, ठीक।
ये h का मान होता है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है। तो ये अगर माइनस में आएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। और गतिज ऊर्जा माइनस में, ऊर्जा कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है, गतिज ऊर्जा कभी माइनस में नहीं हो सकती, असंभव है ऐसा। तो अगर ये ज्यादा हो गया, न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति अगर ज्यादा हो गई तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसी से अभी हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम जानते हैं इसी के आगे, या इसी को हम लिख सकते हैं के ई मैक्सिमम बराबर में h, न्यू का मान हम रखें, न्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा, ठीक। तो न्यू बराबर c बाई लैम्डा और माइनस न्यू नॉट बराबर यहाँ से c बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। यहाँ से c को हम कॉमन कर लेते हैं, तो के ई मैक्सिमम जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एच सी ब्रैकेट में 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। तो अगर निष्कर्ष रूप में लिखा जाए, अतः अगर हम निष्कर्ष रूप में पूरी समीकरण को लिखें, ठीक, तो के ई मैक्स किसके बराबर है, यहाँ के ई मैक्स इसके बराबर है, ये जो है यहाँ जो है आपके इसके बराबर है, और ये यहाँ पर इसके बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि के ई मैक्स जो है वो बराबर है हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक, और ये बराबर है इसके h न्यू माइनस न्यू नॉट के, और ये बराबर है किसके, एच सी ब्रैकेट में 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। ये है आइंस्टीन का व्यापक समीकरण, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, आइंस्टीन का व्यापक समीकरण कहते हैं, ठीक। ये इतना इरेज करके हम यहाँ लिख देते हैं कि इसे आइंस्टीन का व्यापक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यह आइंस्टीन का व्यापक समीकरण है, ठीक। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आप लोग जो है अब ये जो समीकरण है, इसी समीकरण की सहायता से, ठीक है, इसी समीकरण की सहायता से हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, तो इसको जैसे हमने आपको कराया था वैसे आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। जो इरेज कर दिया हमने, और ये इतना और ये इतना आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे, अब देखिए पहला नियम, ठीक है। पहला नियम क्या था कि अगर आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति से अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया था कि अगर इसका मान ज्यादा आ गया तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि क्या है, असंभव है, ठीक है। गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे हम प्रकाश की तीव्रता कितना ही क्यों ना बढ़ा लें, क्योंकि तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, गतिज ऊर्जा तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो तीव्रता कितनी भी क्यों न बढ़ा लें, अगर दहलीय आवृत्ति का मान ज्यादा है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यही हमारा क्या है, पहला नियम है। इसको आपको ऐसे लिख देना है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट जो है, इसके मतलब इसके आधार पर प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब जो है दूसरा नियम अगला देखते हैं। चूंकि यहाँ पर देखिए न्यू का मान, हाँ दूसरा नियम यही है कि गतिज ऊर्जा का जो मान है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का जो मान है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और तीसरा नियम है कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो तीनों नियमों की यहाँ व्याख्या हो गई। चौथा नियम जो है यहाँ पर, चौथा नियम क्या है कि यहाँ से आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितना हम बढ़ाएंगे, ठीक है, आवृत्ति जितना हम बढ़ाएंगे, या हम कहें आवृत्ति को नियत रख दें, सॉरी बच्चों, चौथा नियम जो है आवृत्ति को अगर हम नियत रख दें और उसकी तीव्रता बढ़ाएं, ठीक, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, ज्यादा प्रकाश आएगा धातु की सतह पर, ज्यादा प्रकाश आएगा तो धातु की सतह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
ठीक है, धातु की सतह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमें धारा बहुत अधिक देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने कल आपको ग्राफ में समझाया था। ठीक है, तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो तीव्रता जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मिलेगी अर्थात प्रकाश वैद्युत धारा ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से hν का मान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और इसी प्रकार से हम चौथे नियम की भी व्याख्या कर देते हैं। ठीक, पांचवा नियम जो है, पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम इन्होंने बताया कि जैसे ये धातु की सतह है, ठीक, धातु की सतह, तो धातु की सतह पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन प्रकाश के पड़ने और कार्यफलन होने और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। जैसा कि हमने आपको पांचवें नियम में बताया था कि जैसे ही प्रकाश आया इस धातु की सतह पर पड़ेगा वैसे ही इसकी सतह से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। एक क्षण का भी समय नहीं लगता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकलने से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि मतलब जो है कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन के निकलने, कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होती है। यही क्या है, हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पांचवा नियम है। ठीक है, पांचवा नियम हमने कल पढ़ा था, वही नियम अगर आप लोग चाहें तो इसमें लिख दें, लेकिन फिर भी मैं आइंस्टीन के अनुसार जो है उसको मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ साइड में आप लोगों को दिख जाएगा और दिख गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। वीडियो कैसी लगी आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा। आज की इस क्लास के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। अब कल की क्लास में हम लोग इस लेसन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आज की क्लास का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। अभी कुछ दिनों के बाद हम उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्विज भी शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी कुछ अच्छी तैयारी हो रही है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, न्यूमेरिकल वाली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।